बेटा चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कि भाई समग्र मांग क्या होता है और उसके घटक क्या होते हैं। ये बात हमें इस चैप्टर में समझनी है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, किसे कहते हैं समग्र मांग। बड़ा सीधा सा फंडा है। आपकी कंट्री की टेरिटरी में, मतलब आपके देश की सीमा में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस बना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अंतिम वस्तु सेवा, जिसे ऑल सेक्टर विलिंग टू बाय है। ऑल सेक्टर, 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड, जिसे ऑल सेक्टर क्या करने को रेडी है, विलिंग टू बाय, खरीदने के लिए इच्छुक है। किस चीज पे? गिवन लेवल ऑफ इनकम पे, दी गई आय पे। सुन गए मेरी बात? तो उसी फाइनल गुड्स एंड सर्विस की जो टोटल वैल्यू होगी ना, कुल मूल्य, उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, अंतिम वस्तु सेवा का कुल मूल्य। कौन सा गुड्स एंड सर्विस? जिसे इकोनॉमी के ऑल सेक्टर प्लानिंग टू बाय है, प्लानिंग टू बाय या विलिंग टू बाय, खरीदने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, किस चीज पे? गिवन लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि हम कितना खरीदेंगे ये इनकम पे डिपेंड करता है। गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। और कब चल रही है प्लानिंग? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। पक्का? इस बात को एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड का ही दूसरा नाम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी है, समग्र मांग। देखो, डिमांड यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। एक बंदा कितना खरीदने वाला है, इस बात को यूनिट में मेजर किया जा सकता है। ये बंदा कितनी आइसक्रीम खरीदने वाला है, इसको आप यूनिट में देख सकते हो। लेकिन पूरा देश कितना खरीदने वाला है, तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड, सबका खर्चा। और एक गुड्स की बात नहीं कर रहे हम यहां पे, ऑल गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं। तो इसे क्वांटिटी में, मात्रा में मेजर करना मुश्किल है। तो इसलिए हम कौन सी फॉर्म में मेजर कर रहे हैं कि सारे सेक्टर कितना पैसा खर्च करने वाले हैं गुड्स और सर्विस पे, तो उस फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। और इसलिए हमने एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला है। क्लियर सबको डेफिनेशन? तो एक तो एग्रीगेट डिमांड का दूसरा नाम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, दूसरा एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल नहीं होता है, प्लान होता है। ठीक है, और डेफिनेशन समझा चुका हूं मैं, एक बार रीड भी कर लेते। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू। मेरा फोकस इस वर्ड की तरफ होता है, टोटल वैल्यू, कुल मूल्य। किसका टोटल वैल्यू? किसका? गुड्स एंड सर्विस का। जिसे कौन? ऑल सेक्टर, ऑल सेक्टर, सभी क्षेत्र। मैं किसे कह रहा हूं ऑल सेक्टर? यहां पे मैं हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और अब्रॉड को ऑल सेक्टर कह रहा हूं। क्या करने को रेडी है ऑल सेक्टर? ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू बाय, खरीदने के लिए इच्छुक है। ठीक है, कब? कब? तो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, 1 साल में। और किस चीज पे? गिवन लेवल ऑफ, भाई हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड, चारों मिला के पूरा देश बनेगा ना, तो देश की इनकम को क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। तो गिवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बोलो कंफर्टेबल हो? अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है, किन किन चीजों को जोड़ के, बेटा इस वायर को पकड़ ले, किन किन चीजों को जोड़ के एग्रीगेट डिमांड बनता है। कंफर्टेबल है? 4 सेक्टर थे ना, हाउस होल्ड था, फर्म, गवर्नमेंट, अब्रॉड। तो ये चारों खर्च कर रहे होंगे गुड्स एंड सर्विस पे। तो चारों के खर्चों को जोड़ने के बाद, चारों के एक्सपेंडिचर को जोड़ने के बाद बनेगा एग्रीगेट डिमांड। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट। पहला, जब हाउस होल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे पैसे खर्च करेगा, इट्स कॉल्ड प्राइवेट या फिर हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हिंदी, निजी या पारिवारिक अंतिम भोग व्यय। समझ गए क्या होता है इसमें? कि हाउस होल्ड कितना पैसा खर्च करने की प्लानिंग कर रहा है, किस पे? फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे। इतना ठीक? एक चीज और सुनना इस वर्ड के बारे में, मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में एक बात और सुनना, वो ये कि जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका कंट्री के डिस्पोजेबल इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। डिस्पोजेबल इनकम, नया क्वेश्चन, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, प्रयोज्य आय क्या है? बहुत सिंपल सी बात, हाउस होल्ड सेक्टर को ऑल सेक्टर से, ऑल सोर्सेस से जो इनकम मिली है, जिसे या तो हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेगा, खर्च कर लेगा, या सेव कर लेगा, बचा लेगा, उसी इनकम को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। हाउस होल्ड मतलब परिवार क्षेत्र, हम सबको जो इनकम रिसीव हो रही है, जिसका हम क्या करने वाले हैं, या तो कंजम्पशन या फिर सेविंग करने वाले, तो उसी इनकम को क्या बोला गया है? डिस्पोजेबल इनकम। और डिस्पोजेबल इनकम के साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। अगर आपके पापा की इनकम बढ़ेगी तो मतलब आप कंजम्पशन क्या करने वाले हो? ज्यादा। देश की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ते देश कंजम्पशन ज्यादा करेगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होते देश कंजम्पशन कम करेगा। ये पहला कंपोनेंट था एग्रीगेट डिमांड का, आपका प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर है सबको? ठीक है सबको? दूसरा कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश पे। हाउस होल्ड के बाद दूसरी बारी फर्म की, फर्म उत्पादक।
अब इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर उत्पादक, वो सब आपकी कंट्री में जो फाइनल कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तु, प्लांट, मशीन, है ना, बिल्डिंग, तो जितने भी फर्म हैं वो सब कैपिटल गुड्स पे जो पैसा खर्च करने वाले हैं, उस खर्चे को, उस एक्सपेंडिचर को हमने क्या नाम दे रखा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंफर्टेबल? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय ऑल फर्म ऑन कैपिटल गुड्स। ठीक, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दो टाइप का होता है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इंड्यूस स्वैत्य बोलते हैं हिंदी, और ऑटोनोमस प्रेरित बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो बेटा, वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम से प्रेरित होके हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट जो किससे अफेक्टेड है? इनकम से अफेक्टेड है, नेशनल इनकम से। जो इनकम को देख के करेंगे हम, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? इंड्यूस्ड का। इंड्यूस्ड मतलब प्रेरित। ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कंट्री में नेशनल इनकम का लेवल क्या है, वो हमेशा फिक्स रहने वाला वो इन्वेस्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है उसका ग्राफ बनता है पॉजिटिव स्लोप। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस यहां पे एनआई है, नेशनल इनकम, यहां पे इन्वेस्टमेंट है, और इस तरीके का ग्राफ ये क्या बता रहा है कि इनकम नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं। इनकम अगर बढ़ने के चांसेस हैं तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसको कैसा बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं इस इन्वेस्टमेंट को? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, प्रेरित निवेश। किस चीज से ये प्रेरित है? इनकम से, नेशनल इनकम से। ठीक है, डायग्राम कैसा बनता है इसका? अपवर्ड स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। पक्का? दूसरा एक और इन्वेस्टमेंट है, कौन सा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंट्री में नेशनल इनकम का लेवल क्या है, नेशनल इनकम ज्यादा हो, कम हो, ना हो, ये इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहने वाला है? फिक्स रहने वाला है। और इसी इन्वेस्टमेंट को हमने नाम दिया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यार क्लास तुम लोग मत बोलो, आवाज आ जाती है इसमें। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस जीरो पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये आपका ऑटोनोमस है। नेशनल इनकम का लेवल कुछ भी होगा, इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है? हमेशा फिक्स। नेशनल इनकम ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा फिक्स रहने वाली है। बताओ, इन्वेस्टमेंट के दोनों टाइप पता लग गए तुम्हें? अच्छा, और साथ में ये भी पता लगा कि ऑटोनोमस का डायग्राम अपवर्ड स्लोप और इंड्यूस का डायग्राम, सॉरी, ऑटोनोमस पैरेलल टू एक्स एक्सेस और इंड्यूस अपवर्ड स्लोप। ठीक है, अब आगे जब मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करूंगा ना, तो अब हम हर जगह इसी वाले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में बस जानना था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर में जो डिटेल्ड स्टडी है ना, वो इंड्यूस की नहीं है, वो किसकी है? ऑटोनोमस की। क्लियर है? दो कंपोनेंट क्लियर। तीसरा कंपोनेंट का नाम देखो क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार भी तो देश में खर्च करती है ना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मींस सम ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकारी व्यय का मतलब कि सरकार का उपभोग और सरकार का निवेश, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट दोनों का सम है। गवर्नमेंट दो टाइप का खर्चा करती है, कंजम्पशन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन पे खर्चा, कंजम्पशन। रोड के रिपेयर पे खर्चा, कंजम्पशन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन पे खर्चा, कंजम्पशन। डिफेंस पे खर्चा, सुरक्षा पे, कंजम्पशन। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? रोड का कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग को बनाना, है ना, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स का कंस्ट्रक्शन, वो सब गवर्नमेंट का कैसा एक्सपेंडिचर है? इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दो टाइप का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। बोलो क्लियर? और लास्ट, हमारे देश में बने हुए गुड्स एंड सर्विस पे हमारे देश के तीनों सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, ये तो खर्च करते ही हैं। इसके अलावा एक चौथा सेक्टर जो बाहर है, एक्सटर्नल, बाहरी क्षेत्र, अब्रॉड सेक्टर, जिसे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हो, हिंदी विदेशी देश, है ना, वो भी तो हमारे देश में खर्च कर रहा है, और उसके खर्चे को हम क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट डिफरेंस होता है किस किस का? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का, आयात और निर्यात का। इतना क्लियर सबको? अब एक्सपोर्ट किसे कह रहे हैं? अगर आपकी कंट्री में जो गुड्स बना है उसकी डिमांड कौन कर रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेश वाले आपके यहां पे बने हुए चीजों की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट। और अगर आपके यहां के रेसिडेंट डिमांड कर रहे हैं कौन से गुड्स एंड सर्विस की, जो कहां बना है? फॉरेन में बना है, तो इट्स कॉल्ड इंपोर्ट। इतना क्लियर है सबको? तो एक्सपोर्ट मतलब उन्होंने कितना डिमांड किया हमारे यहां का, इंपोर्ट मतलब हमने कितने पैसे खर्च किए उनके यहां पे। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो निकल के आएगा कि फॉरेन वालों ने नेट कितना खर्चा किया हमारे यहां पे, नेट एक्सपोर्ट। बोलो ठीक है यहां तक? डन है इतना? चलो, ये चार कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के। कोई दिक्कत किसी को? मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान देना।
एग्रीगेट डिमांड टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, जिसे इकोनॉमी के ऑल सेक्टर प्लान कर रहे हैं बाय करने का, कब? ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। कंपोनेंट 4 है। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड करेगा, इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है डिस्पोजेबल इनकम के साथ। दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो ऑल फर्म करेगी कैपिटल गुड्स एंड सर्विस पे, और ये दो टाइप की होती है, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इनकम के चेंज होने से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। इंड्यूस्ड लगातार इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें गवर्नमेंट का कंजम्पशन और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट दोनों ही खर्चे इंक्लूडेड है। ठीक है यहां तक सबको। और लास्ट है आपके पास क्या? नेट एक्सपोर्ट, कि भाई अब्रॉड सेक्टर आपके यहां पे बनी हुई चीजों पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। कंफर्टेबल? अब आपको जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है ना, वो ऑल सेक्टर में नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 सेक्टर में पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म। तो इसलिए हमारे एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होंगे, एडी बराबर सी प्लस आई। एक बात। और दूसरी बात कि मैंने अभी कहा था ना, आई 2 टाइप का होता है, एक ऑटोनोमस और एक इंड्यूस। तो हमारी स्टडी में जो आई होगा वो सिर्फ एक ही टाइप का होगा। कौन से वाला? ऑटोनोमस वाला, जो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो अब एग्रीगेट डिमांड के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सही चल रहा है ना? एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें 2 बातें, कि एक तो एडी सी प्लस आई का सम है और हमारे लिए, और दूसरा आई कैसा है? आई ऑटोनोमस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बोलो क्लियर हो सब? ठीक है, चलो यहां से आगे चलो बढ़ो। देखो एग्रीगेट डिमांड की पहले टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ा इनकम को, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रहा था कि गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो हमने कंट्री की नेशनल इनकम प्लान कर ली, 0 करोड़, 100 करोड़, 200, 300, 400, 500, 600 करोड़। ठीक है, अब क्या प्लान करना पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड। तो इसकी प्लानिंग सीधा नहीं हो पाएगी, ये तो सम है ना, किस किस का? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। पहले हमने इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया। नेशनल इनकम का लेवल कुछ भी है, आप देखो इन्वेस्टमेंट हमने कौन सा लिया है? 20-20-20। वजह क्योंकि हम ऑटोनोमस पढ़ रहे हैं, हम वो इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं जो हमेशा क्या रहता है? जो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है यहां तक सबको? अब आ जाओ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट। यही पूरी मतलब 12th क्लास का जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी पूरे की जड़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि एडीसी और आई का जोड़ है। आई ऑटोनोमस है, तो सिर्फ कौन चेंज कर रहा है? सी। तो सी ही सारी कहानी बताए। जैसे ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात आती है ना, मैं 3 बातें समझता हूं। पॉइंट नंबर पहला, कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम के 0 होने पर भी 0 नहीं हो सकता। आप टेबल में देख लो, इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन कितना है? 40 है, और इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, हिंदी स्वायत्त उपभोग, क्योंकि जरूरतें कभी खत्म नहीं हो सकती ना। तो इसलिए इनकम के 0 होने पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा, जिसका नाम क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और उसको इंडिकेट किससे करते हैं? सी बार से। एक पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि जो कंजम्पशन है वो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन करता है। अभी पीछे ही पढ़ के आए थे कि डिस्पोजेबल इनकम के साथ कंजम्पशन का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। मतलब नेशनल इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, कि कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड हमेशा इनकम के बढ़ने की स्पीड से कम होगी। आप देखो, अगर मैं कंजम्पशन 100 से बढ़ा रहा हूं, देखो 100 का गैप है ना, तो कंजम्पशन सॉरी इनकम 100 से बढ़ा रहा हूं, तो कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड क्या है? कम। 80 से बढ़ाया। 3 पॉइंट कंजम्पशन के बारे में, 3 बातें, तीनों ठीक है क्या? पहली क्या बात पल्ले पड़ी? मैं बोल देता हूं, इनकम के 0 पर 0 नहीं होता है, इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। दूसरा क्या पता लगा? इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है। और तीसरी बात, कि इनकम से बढ़ने की इसकी स्पीड कम होती है। इन 3 बातों को फॉलो करते हुए हमने कंजम्पशन का टेबल बना दिया। 0 पे 40, फिर बढ़ रहा है इनकम 100 से, ये 80 से बन गया कंजम्पशन भी, और सी और आई को ऐड करते ही मेरा एडी मुझे मिल गया। कंफर्टेबल? टेबल ठीक है एडी का? आ जाओ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन की तरफ आओ। एडी के एक्स एक्सिस पे इनकम, हमेशा पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पे इनकम, नेशनल इनकम, और वाई एक्सिस पे जिस चीज का डायग्राम बन रहा है, किसका बन रहा है? एडी का, सी प्लस आई। पहले आई का डायग्राम बना दिया हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हर जगह क्या ही है? कांस्टेंट है।
दूसरी चीज सी का डायग्राम बनाने गए, जीरो से शुरू नहीं कर सकते हैं सी को, क्योंकि इनकम के जीरो पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, जिसे ऑटोनोमस कंजम्पशन आप बोल रहे हो। इसलिए जब हमने सी को बनाना शुरू किया तो एक ऊपर के पॉइंट से, पॉइंट में नाम देता हूं ऐसे कुछ भी, पॉइंट सी बोल देते हैं इसे, यहां से बनाना शुरू किया। ये क्या है, O2C क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जिसे हम सी बार से दिखा रहे हैं। उसके बाद इनकम के बढ़ने के साथ साथ लगातार सी बढ़ा है, तो इसलिए सी का ग्राफ कैसा चला गया, अपवर्ड स्लोप, पॉजिटिव स्लोप चला गया। कंफर्टेबल। फिर आई और सी का सम देखो ना, आई क्या था यहां पे 20 और सी क्या था यहां पे 40, तो दोनों के सम 60 से हमने अपना एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट किया, मतलब एग्रीगेट डिमांड और ऊपर से शुरू हुआ। याद रखें, जहां से एग्रीगेट डिमांड शुरू होता है उसे ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, ए डी बार या ए बार। और ये किस किस का सम होता है, सी बार, इनकम के जीरो पे जो कंजम्पशन था सी बार, और दूसरा आई बार, दोनों का सम होता है, इसलिए ऊपर से शुरू हो गया। ठीक है। और फिर अगर आपने देखा तो एडी का बिहेव वही था जो बिहेव किसका था, कंजम्पशन का, सी का। आई तो चुप है, बस सी बढ़ रहा है, किस स्पीड से, इनकम से धीमी स्पीड से, तो एडी भी क्या करेगा, सी के साथ साथ वो भी बढ़ रहा होगा, और स्पीड क्या होगी, जिस स्पीड में सी बढ़ रहा है। देखो ये कितने से बढ़ा है, 80 से ना, यहां पे ये भी 80 से बढ़ा था, मतलब सी के जैसा ही बिहेव कौन करेगा, एडी। और एडी का ग्राफ बिल्कुल सी के पैरेलल हमने बना दिया है, वजह कि सी में क्या जोड़ा था, आई को जोड़ा था आपने एडी निकालने के लिए, आई हर जगह क्या था, कांस्टेंट, तो इसलिए एडी का ग्राफ भी हर जगह क्या बन गया, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताइए, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड बातें, एग्रीगेट डिमांड के बारे में जो मैंने कहा वही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आपके सामने आते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, एडी सी और आई का सम होगा। दूसरा, पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, भले इनकम जीरो हो जाए, सी जीरो नहीं होता है, पॉजिटिव कंजम्पशन होता है, उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, सी बार से। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड, सी का कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप, वजह बहुत क्लियर है, सी का वाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। अगली चीज, स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, भाई जिसका ऑटोनोमस जो है वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी, एडी शुरू कहां से हुआ, एडी शुरू हुआ सी बार प्लस आई बार से। सी बार क्या था टेबल में 40 और आई बार क्या था 20, तो 40 प्लस 20 60 से हमारा एडी शुरू हो गया। बोलो क्लियर सब। और लास्ट, स्लोप ऑफ एडी कर्व, एडी का ढलान कैसा होगा, जैसा सी का था, कैसा था सी का पॉजिटिव, तो एडी का भी स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। बोलो क्लियर हो। एडी का मीनिंग, एडी के कंपोनेंट, एडी का टेबल, एडी का डायग्राम और इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर बोलू, सी प्लस आई का सम है, होने दे लंबी, सी प्लस आई का सम है ना। सी क्या होता है, मैं बोल रहा हूं सी क्या होता है कि भाई इनकम के जीरो पे भी जीरो नहीं होता, ऑटोनोमस रहता है। दूसरी चीज, सी का स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड, इनकम के साथ बढ़ेगी, है ना। तीसरी चीज, आई कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चौथी चीज, एडी शुरू कहां से हो रहा होगा, सी बार प्लस आई बार से, मतलब ए बार से, ठीक है। और एडी का स्लोप कैसा जाएगा, अपवर्ड स्लोप, सी से ऊपर रहेगा, बिल्कुल सी के पैरेलल रहेगा, क्योंकि आई क्यों जोड़ा है आपने, है यहां तक। अब आ जाओ अगली बात समझते हैं कि यार ये एग्रीगेट डिमांड तो हम समझ गए, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, बहुत सिंपल, डिमांड समझा था ना, सप्लाई भी आ जाएगा। ये भी टोटल वैल्यू है, एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, टोटल वैल्यू किसका, गुड्स एंड सर्विस का। ये भी टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विस का। कौन सा गुड्स एंड सर्विस, जिसे ऑल फर्म विलिंग टू सेल है या विलिंग टू सप्लाई है, कब, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक अकाउंटिंग ईयर में, एक कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो सब जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस बेचने को रेडी है, उस सारे गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू को हमने नाम किसका दे दिया है, एग्रीगेट सप्लाई का। डेफिनेशन देखो समझ जाओगे। इट रेफर्स टू मनी वैल्यू, टोटल वैल्यू है ये, किस चीज की टोटल वैल्यू, गुड्स एंड सर्विस की, जिसे कौन, ऑल प्रोड्यूसर्स क्या करने को रेडी है, विलिंग एंड एबल टू सप्लाई है, और कब, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। पक्का। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कि एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम होता है, इस बात को आपको समझना होगा कि एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम होता है। बात समझे, हाउस होल्ड ऑनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब किसके पास है, हाउस होल्ड के पास है। हाउस होल्ड जब ये फैक्टर फर्म को देता है तो इन्हीं फैक्टर से फर्म गुड्स एंड सर्विस बनाता है।
इस गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, हाँ ना। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब इस फैक्टर की वैल्यू, जितना फैक्टर गया उतने तो गुड्स एंड सर्विस बनेगा, उतनी एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू आएगी। और अब तुम सबको पता है कि इन फैक्टर्स के बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है? इनकम। उस इनकम को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। तो फैक्टर के बदले जितना फर्म ने हाउस होल्ड को इनकम दिया उसके सम को नेशनल इनकम बोलते हैं, और फैक्टर लेके जितना गुड्स एंड सर्विस बना वो एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? जितना फैक्टर गया उतना ही तो गुड्स एंड सर्विस बना होगा और उतनी ही तो इनकम गई होगी ना। तो इसलिए क्या होता है, अगर फिजिकल टर्म्स में देख रहे हो, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू की फॉर्म में देख रहे हो तो एग्रीगेट सप्लाई, और फैक्टर के बदले जो इनकम दिया गया उसके सम की फॉर्म में देख रहे हो तो नेशनल इनकम। तो इसलिए हमने कहा कि एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम है। ठीक है, अच्छा जी, इनकम के दो पार्ट्स होते हैं। आपके पापा की कमाई कहां कहां जाएगी? कंजम्पशन में या सेविंग में? तो वाई का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। और जब वाई का फॉर्मूला सी प्लस एस है तो एएस का भी फॉर्मूला क्या होगा? सेम, सी प्लस एस। तो एएस का हमने फॉर्मूला लिख दिया सी प्लस एस। टेबल देखो एएस की, इनकम जो हमें लेना ही लेना है 0 to 600 ले लिया हमने इनकम को, देखिए पोर्शन दिख रहा है ना, इनकम 0 to 600। ठीक है, इनकम 0 to 600। कंजम्पशन, तीन बातें, कंजम्पशन जहां पर मैं लिखता हूं मुझे तीन बातें याद आती है। इनकम के 0 पे 0 नहीं होगा, ऑटोनमस रहेगा, इनकम के साथ बढ़ना है इसको, लेकिन बढ़ने की स्पीड इनकम से कम होनी चाहिए। इस बात को सोचते हुए कंजम्पशन लिख दिया। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके सेविंग, और जब सी और एस का सम किया, सी और एस का सम, अरे भाई वाई का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस एस ना। तो जब सी और एस का सम किया तो वाई आया, वाई मतलब एएस आ गया, एएस हमने लिख दिया। आप देखें जो वैल्यू एएस की है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, सेम वैल्यू किसकी है? वाई की भी, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। जब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के लिए जाऊंगा मैं इसके, तो वाई एक्स एक्सिस पे इनकम, मैंने कहा ना इस पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पे इनकम, और वाई एक्सिस पे जिसका डायग्राम बन रहा है, किसका बन रहा है? एएस का। एएस क्या होता है? सी प्लस एस का सम। अब देखो दोनों तो सेम है, 0 पे 0, तो पहला डॉट यहां प्लॉट होगा, दूसरा 100 पे 100, मतलब दोनों ही 100 है, इधर से भी 100, इधर से भी 100। अगली बार 200 पे 200, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं पता चल रहा है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी डॉट तुम प्लॉट कर रहे हो ना इस ग्राफ को बनाने के लिए, वो सारे डॉट एक्स और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे। आप भाई देखो ना, 500 की इनकम पे 500 का एग्रीगेट सप्लाई, तो जब डॉट प्लॉट करोगे तो इधर से भी 500 और इधर से भी कितना? 500। तो जो डॉट प्लॉट हुआ दोनों जगहों से इक्वल डिस्टेंस पे, और इस वजह से पहले देख लिया सप्लाई कर्व बनता कैसा है। इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई कर्व जब बनता है ना तो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। आप सबको पता है कि प्लेन पे क्या होता है, 90 डिग्री टोटल होता है, और जब एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो इसको बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है तो वो कितने डिग्री का एंगल बना के जाएगी? 45 का बनाएगी। बोलो क्लियर हो सब? कोई पूछेगा कि बताओ एग्रीगेट सप्लाई कर 45 डिग्री का एंगल क्यों बनाता है, तो बता सकते हो क्योंकि जो डॉट प्लॉट हो रहे हैं वो एक्स और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे प्लॉट हो रहे हैं, और इसलिए वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। डन। मीनिंग कंपोनेंट्स, टेबल डायग्राम, एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग कंपोनेंट। ठीक है सबको यहां तक? आ जाओ इधर, कंजम्पशन फंक्शन। ये क्या है? आप सबने देखा कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट थे, एक सी था एक आई था, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। अब आई के बारे में डिटेल क्या बोले हम, आई तो हमें ऑटोनोमस पढ़ना है तो इसलिए हम आई के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे, हम समझने की कोशिश करते हैं कंजम्पशन फंक्शन कि भाई अगर कंट्री का नेशनल इनकम चेंज होगा, क्या चेंज होगा? कंट्री का अगर नेशनल इनकम चेंज होगा तो जो एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें क्या बिहेवियर होगा, उसमें क्या चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को पढ़ना मतलब कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ना। हिंदी उपभोग फलन। क्या सबको क्लियर है क्या है कंजम्पशन फंक्शन? फंक्शनल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? फंक्शनल रिलेशनशिप, फलनात्मक संबंध। किसका किसके साथ? कंजम्पशन का किसके साथ? नेशनल इनकम के साथ। कि अगर एक कंट्री का नेशनल इनकम चेंज हो रहा है तो जो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है सी, वो क्या कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों के रिलेशन को पढ़ना ही क्या है? कंजम्पशन फंक्शन। डेफिनेशन पे ध्यान दो, इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप। किसका किसके साथ? कंजम्पशन का किसके साथ? नेशनल इनकम के साथ। लिखेंगे कैसे? C इज इक्वल टू एफ वाई। टेबल एंड डायग्राम। टेबल, पहले इनकम बनाना पड़ेगा,
क्या ले रहा हूं मैं बार बार चैप्टर में, 0 to 600 ले लिया इनकम। अब कंजम्पशन बनाना पड़ेगा और आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पता है कि कंजम्पशन का बिहेव क्या होता है। कंजम्पशन 3 चीजें करती है, आपको पता है। कंजम्पशन 3 चीजें करती है, आपको तीनों पता है। पहला, इनकम के 0 पे कंजम्पशन 0 नहीं होता, इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। दूसरा, इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन लगातार बढ़ता है। और तीसरा, कंजम्पशन के बढ़ने की स्पीड इनकम से कम होती है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने बना दिया कंजम्पशन का स्केड्यूल। डायग्राम बनाने गए, पहले 45 वाला एंगल वाला कर्व बना दिया। आप सबको पता है, मैं जब भी बोलूंगा 45 एंगल कर्व तो AS की बात हो रही है, उसी को इनकम भी बोलते हैं, इनकम की बात हो रही है, ठीक है यहां तक। अब कंजम्पशन को प्लॉट करते हैं, इनकम 0 तो भी कंजम्पशन कहता है मैं थोड़ा मानूंगा, मैं तो ऑटोनोमस लेवल है, क्योंकि मिनिमम नीड कभी खत्म नहीं होती। इनकम के 0 पे C, मतलब ये O से C देख रहे हो, ये आपका C बार है। टेबल में 40 और डायग्राम में O2C, ये C बार है, पक्का। और उसके बाद इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड क्या है बढ़ने की, इनकम से कम। देखो, अगर इनकम के बराबर की स्पीड होती तो कभी भी ये दो कर्व इंटरसेक्ट ना करते। अगर इनकम से तेज स्पीड होती तो कंजम्पशन कर्व दूर भागता, है ना, लेकिन इनकम से धीमी स्पीड है ना, इसलिए एक लेवल ऐसा आएगा बढ़ते बढ़ते जब ये दोनों क्या होंगे, सेम भी होंगे। C और Y, कंजम्पशन का कर्व और Y का कर्व एक लेवल पे क्या आ जाएगा, इक्वल। और इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, ब्रेक इवन पॉइंट, हिंदी समस्तर बिंदु। समस्तर बिंदु, यहां पे C और Y, कमाई और खर्चे दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है, पक्का, क्लियर। ब्रेक इवन पॉइंट से पीछे जब जाओगे तो ये पूरा एरिया डिस सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पे आपके खर्चे कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। और ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जाओगे तो पॉजिटिव सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनकम बड़ी हो गई है खर्चों से। बोलो ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें क्या सामने आ रही है। कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड निकल के क्या आ रहा है, निकल के ये आ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो कंजम्पशन कर्व का होगा वो Y एक्सिस के पॉइंट C से होगा, मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन से होगा। 0 नहीं है ना, इनकम के 0 पे भी 0 नहीं है, तो इसलिए स्टार्ट कहां से होगा, Y एक्सिस पे चले जाओ आप, एक ऊपर का कोई पॉइंट लेंगे, वहां से कंजम्पशन कर्व बनना शुरू होगा। देख रहे हो आप यहां पे, एक बात। दूसरी बात कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, पॉजिटिव। हम पीछे ही पढ़ के आए कि इनकम के साथ, डिस्पोजेबल इनकम के साथ C का कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। तीसरी चीज कि लेकिन स्लोप होता कैसा है, कितना है, इनकम से कम होता है कंजम्पशन का स्लोप। बढ़ता है इनकम के साथ, लेकिन बढ़ने की स्पीड इनकम से कम होती है। बोलो ठीक है। अगली चीज कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, टेबल में भी देखो 200 करोड़ पे वो पॉइंट आया है, डायग्राम में देखो पॉइंट E बोल दे रहा हूं मैं, यहां पे ये बात हुई है जहां पे C और Y एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इट्स कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। अगली चीज कि भाई एक लेवल ऐसा भी आएगा जब इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, और उस टाइम आपको पॉजिटिव सेविंग मिल रहा होगा। इनकम बड़ा होगा, कंजम्पशन छोटा होगा, आपको पॉजिटिव सेविंग मिल रहा होगा। और डिस सेविंग कब होगा, जब कंजम्पशन बड़ा होगा और इनकम छोटा होगा। बोलो किधर है। अब आपको यह समझना चाहिए कि कंजम्पशन फंक्शन के 2 टाइप होते हैं। कंजम्पशन फंक्शन क्या था, रिलेशन किसका किसके साथ, कंजम्पशन का नेशनल इनकम के साथ। तो इस रिलेशन को 2 तरीकों से देख सकते हैं, एक APC, एक MPC। APC पहले फुल फॉर्म समझिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हिंदी औसत उपभोग प्रवृत्ति, और MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इतना क्लियर है, ये दोनों टर्म्स हैं। ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये दोनों कंजम्पशन फंक्शन के टाइप हैं। क्या देखा था कंजम्पशन फंक्शन में, रिलेशन देखा था, किसका किसके साथ, C का Y के साथ। तो यहां क्या देखेंगे, वही रिलेशन देखेंगे, किसका किसके साथ, C का Y के साथ, किसका किसके साथ, C का Y के साथ, ठीक है। तो फिर कैसा रिलेशन, प्रोपोर्शनेट रिलेशन, प्रोपोर्शन समझते हो ना, रेशियो की फॉर्म में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस एक छोटा सा है, ये कहता है कि जब तू रिलेशन देखेगा टोटल C का टोटल Y के साथ तो APC, और MPC क्या कहता है, जब तू देखेगा चेंज इन C और चेंज इन Y का रिलेशन तो MPC। समझ गए मेरी बात। APC की डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, रेफर्स टू रेशियो, क्या निकालना है आपको, रेशियो, किसका किसके साथ, कंजम्पशन का, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का किसके साथ, इनकम के साथ। फॉर्मूला क्या बन गया, APC का फॉर्मूला क्या बन गया, C अपॉन Y। ध्यान रखें, Y अपॉन C नहीं, C अपॉन Y। हम ये देख रहे हैं कि कंजम्पशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम, तो C अपॉन Y।
टेबल कुछ नहीं, सी और वाई की टेबल आती है ना, आपको बनानी है, बनाया था ना आपने, सी को वाई से डिवाइड कर दो, देखो ना क्या किया हमने, सी को वाई से डिवाइड कर दिया, मिल गया एपीसी, मिल गया एपीसी, सी डिवाइडेड बाय वाई। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन बहुत सीधा, डाटा पुटअप करके बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो आप कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लें, पता है ना कहां से ड्रॉ होता है, जीरो से होता है क्या, नहीं, वाई एक्सिस के किसी ऊपर के पॉइंट से ड्रॉ होता है, पॉजिटिव स्लोप। कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर लिया, उस पर एक पॉइंट प्लॉट करें, कुछ भी नाम दे दें उस पॉइंट का, सपोज पॉइंट ए, और बता दें कि इस पॉइंट पे इनकम का लेवल क्या है, सपोज इनकम का लेवल है ओ वाई, ठीक है, और कंजम्पशन का लेवल क्या है ओ सी, और अब बता दें एपीसी का क्या फॉर्मूला होता है, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। अभी आपके पास सी क्या है, अभी आपके पास सी है ओ सी, और वाई क्या है आपके पास ओ वाई, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, तो ओ सी अपॉन ओ वाई, काम खत्म, बन गया डायग्राम। क्या किया देखा तुमने, कंजम्पशन कर्व ड्रॉ किया, उस पे एक डॉट प्लॉट किया, डॉट का नाम क्या दे दिया पॉइंट ए, और बता दिया कि इस ए पे इनकम है ओ वाई, कंजम्पशन है ओ सी, तो एपीसी क्या है सी अपॉन वाई, तो ओ सी अपॉन ओ वाई, सिंपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीसी, एपीसी को देख के क्या क्या पता लग रहा है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीसी इज मोर देन वन, एपीसी एक से बड़ा हो सकता है, कब, ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन से पहले सी ग्रेटर देन वाई होता है, एपीसी का क्या फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, ब्रेक इवन से पहले सी बड़ा होता है वाई से, और जब बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मोर देन वन, मोर देन वन, तो इसलिए पहला पॉइंट की एपीसी मोर देन वन होता है, बोलो ठीक है। अगली चीज एपीसी इज इक्वल टू वन भी हो सकता है, इज इक्वल टू वन कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे सी और वाई दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो जब दोनों इक्वल होंगे तो कट के क्या आ जाएगा वन, तो वन भी हो सकता है। एपीसी लेस देन वन, ब्रेक इवन के बाद, आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन के बाद क्या होगा, वाई बड़ा हो जाएगा, सी छोटा, छोटी चीज को बड़ी चीज से डिवाइड करो, लेस देन वन आएगा आंसर, ठीक है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एपीसी, मैं पहले पांचवा पॉइंट बोल रहा हूं, एपीसी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, एपीसी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। क्या है फॉर्मूला एपीसी का, सी अपॉन वाई, और सी जीरो कभी नहीं हो सकता, सी कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ऑटोनोमस, मिनिमम नीड रुकती नहीं है, तो इसलिए एपीसी कभी जीरो, और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एपीसी जीरो या नेगेटिव जा सकता है, कभी भी नहीं, क्योंकि कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता। अगला पॉइंट, एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, टेबल में चेक करो ना, इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हर बार एपीसी की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम, एपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। चले एमपीसी की तरफ, एमपीसी टाइप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है, यहां पे भी रेशियो देखने वाले हैं, सी और वाई का ही रेशियो होगा, बस एक माइनर सा चेंज है, एक है चेंज इन कंजम्पशन और दूसरा चेंज इन इनकम, कि भाई कंजम्पशन में कितना चेंज आया, सपोज मेरे टेबल में हर जगह कंजम्पशन में 80 का चेंज आ रहा है, और इनकम में हर जगह 100 का चेंज आ रहा है, तो 80 अपॉन 100 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, 80 अपॉन 100, तो एमपीसी क्या आ गया आपके पास 0.8 0.8 0.8, ठीक है, पक्का। अगली चीज पे ध्यान दीजिए, कंजम्पशन कर्व बनाएंगे कैसे, एमपीसी का डायग्राम कैसे बनाएंगे, नॉर्मल कंजम्पशन कर्व बना लीजिए, देखिए मैंने बना दिया नॉर्मल कंजम्पशन कर्व। अब इस बार चेंज दिखाना है ना, एपीसी में चेंज नहीं दिखाना था, तो एक पॉइंट प्लॉट किया, एमपीसी में चेंज दिखाना है तो डायग्राम पे 2 पॉइंट प्लॉट करूंगा। ये देखो पॉइंट ए, यहां पे इनकम का लेवल था ओ वाई, कंजम्पशन था ओ सी, और पॉइंट बी इनकम इंक्रीज होके हो गया ओ वाई 1, कंजम्पशन ओ सी 1। अब चेंज देखो, इनकम में चेंज देखो कितना आया, वाई वाई 1, और कंजम्पशन में सी सी 1, और एमपीसी इक्वल टू सी सी 1 अपॉन वाई वाई 1, बन गया डायग्राम जी, ठीक है सबको जी, पक्का। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एमपीसी, एमपीसी के बारे में क्या निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट आप हमेशा देखना, एमपीसी 0 से 1 होता है, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 होती है, कम से कम वो 0 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो 1 हो सकता है। 0 कब होगा, क्या है एमपीसी का फॉर्मूला, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो अगर डेल्टा सी 0 हो गया तो एमपीसी 0 हो जाएगा। अब जब मैं ये लाइन बोलता हूं तो बच्चे कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सी तो 0 हो नहीं हो सकता, बेटा बिल्कुल सही, सी 0 नहीं हो सकता, लेकिन सी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो 0 हो सकते हैं ना, तो उस टाइम डेल्टा सी क्या हो जाएगा 0, जैसे डेल्टा सी 0 एमपीसी की वैल्यू 0, ठीक है। और 1 कब हो सकता है एमपीसी,
जब डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल, तो उस केस में एमपीसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की वैल्यू एमपीसी की 0 to 1 होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की एमपीसी ऑफ द पुअर इज मोर देन द रिच। पुअर का एमपीसी रिच के एमपीसी से ज्यादा होता है, गरीब का एमपीसी ज्यादा होता है, गरीब देशों का एमपीसी ज्यादा होता है। कारण गरीब कंट्री अपनी चेंज इन इनकम का बड़ा हिस्सा अपनी नीड पूरी करने में खर्च कर देती है। डेल्टा वाई का बड़ा हिस्सा कहां चला जाता है, डेल्टा सी में, और डेल्टा एस वो कम कर पाते हैं, सेविंग्स की तरफ वो कम जा पाते हैं। समझ गया मेरी बात? भाई रिक्शे वाला बंदा, माइक्रो का एग्जांपल लेते हैं, रिक्शे वाला बंदा उसकी जो इनकम बढ़ती है तो उस चेंज इन इनकम का बड़ा पोर्शन वो बचाने की तरफ नहीं ले जा पाता बेचारा, कहां ले जाता है, कंजम्पशन की तरफ, क्योंकि उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं हुई ना। तो इसलिए हमेशा एमपीसी पुअर लोगों का, पुअर देशों का एमपीसी ज्यादा होता है, रिच का कम होता है। ठीक है यहां तक? ठीक है इतना। और सबसे लास्ट पॉइंट कि एमपीसी फॉल विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एमपीसी भी फॉल करता है। आपकी टेबल में तो नहीं कर रहा भाई, क्योंकि हमें जो एमपीसी पढ़ना था वो लीनियर पढ़ना था। ठीक है, क्यों लीनियर क्यों पढ़ना था? क्योंकि एमपीसी कंजम्पशन कर्व का स्लोप होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व को किससे इंडिकेट करते हैं, एमपीसी। मैथ्स की बात है, कभी भी किसी भी कर्व का स्लोप निकालना है ना, तो वाई एक्सिस पे जो चीज है उसमें चेंज, अपॉन में एक्स एक्सिस पे जो है उसमें चेंज। अब तुम बताओ वाई एक्सिस पे तुम क्या लिख रहे हो, कंजम्पशन, इसके चेंज को क्या बोलूं मैं, डेल्टा सी, और वाई एक्सिस पे क्या लिख रहे हो, एक्स एक्सिस पे क्या लिख रहे हो, इनकम, इसके चेंज को क्या बोलूं मैं, डेल्टा वाई। तो एमपीसी क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है, मुझे लीनियर पढ़ाना था इसलिए मैंने अपनी टेबल में जो एमपीसी लिया वो हर जगह क्या ले रखा है, कांस्टेंट। वरना एक्चुअल में क्या होता है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ एमपीसी घटता है। एमपीसी किसका स्लोप है, कंजम्पशन कर्व का। किसका स्लोप है, एमपीसी कंजम्पशन कर्व का। पक्का? कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई करके निकालते हैं। क्लियर सबको? एक छोटी सी बात और सुनो एमपीसी से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड, वो ये कि जो कंजम्पशन कर्व होता है ना, उसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट में आप यूज करोगे। मैथमेटिकल इक्वेशन C इज इक्वल टू C बार, C बार ऑटोनमस कंजम्पशन, क्योंकि कभी खर्चे तो 0 होते नहीं, तो अगर C चाहिए तो पहले लेना है C बार, प्लस लेना है कंजम्पशन कर्व का स्लोप एमपीसी। एमपीसी जो बताता है कि इनकम का कितना हिस्सा आपने क्या किया, कंज्यूम कर लिया। C इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी, जो एमपीसी क्या बता रहा है कि इनकम की चेंज का कितना पोर्शन आप कंजम्पशन करने वाले हो, इनटू में Y। ये कंजम्पशन कर्व का क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन। न्यूमेरिकल करने के टाइम, सवाल करने के टाइम ये काम आता है कि C इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी Y। ठीक है इतना सबको?